मिट्टी के बेटे शुरू में शायद अरिजीत गाने वाले थे, बाद में सोनू जी ने गाए। ये रूमर सच है? नहीं, ये पूरी तरह सच नहीं है। शायद अरिजीत अगर ये गाना गाते तो बड़ी खूबसूरती से गाते, मतलब आपको पता है कि उनकी रेंज कितनी अच्छी है। लेकिन फाइनली जो फैसला लिया गया, हम सब ने यही सोचा कि हमें लगता था कि मिट्टी के बेटे के लिए हमें एक पिता रूपी आवाज़ की ज़रूरत है। एक सवाल जो मेरे जहन में आया, कहीं उड़ती उड़ती रूमर उड़ी सुनी थी मैंने कि मिट्टी के बेटे शुरू में शायद अरिजीत गाने वाले थे, बाद में सोनू जी ने गाए। ये रूमर सच है? नहीं, ये पूरी तरह सच नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एज अ कंपोज़र जब मैं स्टूडियो में प्रवेश करता हूँ तो बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे विचार होते हैं। और शायद अरिजीत अगर ये गाना गाते तो बड़ी खूबसूरती से गाते, मतलब आपको पता है कि उनकी रेंज कितनी अच्छी है। लेकिन फाइनली जो फैसला लिया गया, हम सब ने यही सोचा कि हमें लगता था कि मिट्टी के बेटे के लिए हमें एक पिता रूपी आवाज़ की ज़रूरत है। हाँ जी, तो वो एक दर्शन है। मैं ये नहीं कहता कि कौन किस गाने को बेहतर गा पाएगा, वो तो म्यूज़िक में होता नहीं है। लेकिन एक दर्शन होता है हर चीज़ का कि यहाँ पर मुझे एक पिता चाहिए, यहाँ पर मुझे एक बेटा चाहिए, यहाँ पर मुझे एक तीर चाहिए। और सोनू जी ने जैसा गाया भी उसे अपना लिया है। 100%। वो आईनेस विक्रांत पर जब हम सुन रहे थे और लोगों की आंखों में आंसू देख रहे थे, जी, जब लोग जी, रो रहे थे, जी, तो वो सोनू जी बिल्कुल, ने अपना लिया है। बिल्कुल। लेकिन इसका अगर एक रिप्राइज वर्जन आप निकाल देंगे तो हम बुरा नहीं मानेंगे। हम एज अ फैन, म्यूजिक फैन, हम उसको और एंजॉय करेंगे। सो अगर आप पोस्ट मूवी रिलीज ये करते हाँ हैं जी, हाँ तो जी। हमें बहुत आनंद आएगा। एज अ फैन हम इसे और नोटेड, एंजॉय कर सकते हैं। नोटेड, डेफिनेटली। मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन मैंने आपकी बात सुनी। ओके, एक र्यूमर और था कि अच्छा, इसमें एक चीज मुझे थोड़ी सी जो लगी वो थी कि जावेद साहब ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया था। थोड़ा हार्श स्टेटमेंट था आप लोगों को लेके कि इसका मतलब कुछ नया काम नहीं हो रहा है, अगर आप चार चार गाने उठा ले रहे हो इसीलिए मैं काम नहीं कर रहा। अब वो बहुत बड़ी शख्सियत है, वो पिता तुल्य है, उन्होंने ही मार्गदर्शन किया, इसमें भी आप लोग उनको प्रेरणा के तौर पर ले रहे हैं। ये थोड़ा सा आप लोग के लिए पेनफुल था, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग बहुत सम्मान करते हैं उनका और हम सब सम्मान करते हैं उनका, और आप लोगों ने पूरे टाइम कहा भी है कि ये उनकी सोच है जिसको आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जी, तो जब सब कुछ होने के बाद भी ये स्टेटमेंट आया, जी। क्या ये थोड़ा सा दिल को धक्का देने जैसा था? क्योंकि बाकी सब अच्छा था, अनु जी बहुत तारीफ कर रहे हैं, जी। मेरे शो में अनु मलिक ने आप लोग को बहुत बधाइयाँ दी है, दिल खोल के तारीफ की है। जी। सिर्फ वो एक खबर बॉर्डर 2 को लेकर जो नेगेटिव आई वो यही जी। थी कि जावेद साहब ने कह दिया कि कुछ नया नहीं हो रहा, अगर 27 साल भी बाद भी भैया आपको यूज करना पड़ रहा है। बिल्कुल हमें बुरा नहीं लगा। मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि जावेद साहब जो है वो पिता तुल्य हम सब के लिए। और मैं मतलब उनकी बात भी बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि कुछ नया होना चाहिए, और इसीलिए हमने मिट्टी के बेटे बनाया। तो हम तो उनकी विचारधारा से बिल्कुल सहमत है, हम सीख रहे हैं। और जो रिक्रिएट हुआ गाने हुए भी है शुभंकर, उसमें सिर्फ कंपोज़र राइटर का फैसला नहीं है। जब हमारे पास ये फिल्म आई थी तो ये एक दर्शन था हमारे प्रोड्यूसर्स का, हमारे डायरेक्टर का, कि वो संदेशे आते हैं कि बिना इस फिल्म को देखते नहीं है। तो वो एक क्रिएटिव नज़रिया है, क्योंकि हर तरीके से लीगली, मॉरली, क्रिएटिवली, हर तरीके से बहुत नतमस्तक होकर काम हुआ है। तो हम बिल्कुल सहमत है जावेद साहब की विचारधारा से कि कुछ नया होना चाहिए, और इसलिए हमने मिट्टी के बेटे को मतलब बनाया और लोगों को दिया है। और जहाँ तक रिक्रिएशन की बात थी, वो एक दर्शन है जो मेकर्स का ही रहा है, और हमने कोशिश की कि उनके फैब्रिक के साथ हम जस्टिस करें। तो मुझे लगता है वो हमने किया है। आपके म्यूजिक का सबसे बड़ा आलोचक आपके आसपास कौन है जिसकी बात को बड़ी गंभीरता से लेते हैं? आई थिंक मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन, वो मेरी सबसे बड़ी आलोचक है। किस गाने पे आलोचना उस तरह की उन्होंने आपके? उन्होंने लगभग हर गाने पर की है। उनको हर गाने में कुछ ना कुछ लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि उस आलोचना से ही मैं बेहतर हुआ हूँ, और बहुत ज़रूरी है कि घर का जो माहौल है, घर में फैंस होना बड़ी अच्छी बात नहीं है, सेफ बात नहीं किसी आर्टिस्ट के लिए। तो मुझे लगता है, मुझे अभी भी याद है जब मैंने मौला मेरे मौला का जो पहला ड्राफ्ट है मेरे पिताजी को सुनाया था, तो उन्होंने कहा था कि बड़ा एवरेज है, तुम इससे बहुत बेहतर काम कर सकते हो। वाह। कोई ऐसा गाना है जिसे आपके आसपास या कभी आपने बनाया हो, लोगों ने कहा अच्छा नहीं, फिर बहुत बड़ा हिट हो गया? इसका दूसरा वर्जन भी होता है कई बार हम बहुत आलोचक बन जाते हैं लेकिन वो बहुत ओरिजिनल सा होता है, बड़ा होता है।
एक्चुअली इतना काम करते वक्त मैं फीडबैक के लिए इतना ओपन नहीं हूँ। हाँ, रिलीज़ होने के बाद बिल्कुल गाना मेरे सुनने वालों का है, वो जो उनको सही लगे नहीं लगे। लेकिन जब आप काम करते हो ना, मुझे लगता है उस वक्त आप मैं इतना ओपन नहीं हूँ फीडबैक के लिए। मुझे लगता है कि आर्टिस्ट का कन्विक्शन बहुत ज़रूरी है कि नहीं, मैं इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ, इसलिए मैं गाने रिलीज़ होने से पहले बहुत लोगों को सुनाता भी नहीं हूँ। नाइस, सुनाना चाहिए, वैसे अच्छी बात होती है। सैयारा की तड़प या बॉर्डर 2 का देशभक्ति का जुनून, मिथुन किधर ज्यादा अपने आप को करीब पाते हैं? मैंने जब मैं आईएनएस विक्रांत पे गया, शुभंकर, मैं अपने दर्शकों को भी ये बोलना चाहूँगा कि वहाँ जब हम ऐसे स्तर पर जाते हैं और हम वहाँ पर देखते हैं, वहाँ का प्रोटोकॉल देखते हैं, वहाँ का अनुशासन देखते हैं, और हम देखते हैं कि कैसे आईएनएस विक्रांत सीना तान कर खड़ा हुआ है और भारत की सीमा की रक्षा कर रहा है, तो हमें दोबारा एहसास होता है कि कितना सौभाग्य है हिंदुस्तानी होना। ये मैंने वहाँ पे वाकई में महसूस किया जब मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया। मुझे पता नहीं ये बात विजुअल्स में आप तक पहुँची कि नहीं, लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज में वो मतलब मुझे महसूस हुआ कि मैं एक हिंदुस्तानी कलाकार हूँ, और आज मैं एक आर्टिस्ट भी नहीं हूँ, आज मैं एक स्टार भी नहीं हूँ, आज मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते यहाँ पर ये नारा लगा रहा हूँ कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान मेरी जान मेरी आन मेरी शान। तो ये जो जज्बा है, मुझे लगता है ये हर सबसे बड़ा रोमांस यही, इससे बड़ा कोई रोमांस नहीं है। इसी को लेकर एक सवाल मैंने लिखा था कि समंदर की लहरों के बीच जब ये आपको एहसास हुआ कि बॉर्डर सिर्फ जमीन नहीं है, पानी भी है, और आप नेवी के बीच में खड़े होकर ये जी। गाना गा रहे थे, क्या इस फिल्म में नेवी को लेकर भी कुछ खास है या भविष्य में हम कुछ देखेंगे? क्योंकि वहां आप तो नेवी वालों के बीच में थे, आई एम श्योर वहां ये डिमांड भी आई होगी कि अक्सर गाने थल सेना को लेकर हो जाते हैं, नेवी को लेकर थोड़ा छूट जाता है। देखिए, वो जब हम मेरा ऐसा मानना है, जैसे जब मैं वहाँ पर था और हम उन लोग को सलाम कर रहे थे, तो मैं उनके बीच में कोई मैं वो क्या कहते हैं ना, मैं वो डिफरेंस नहीं देखता। मुझे लगता है कि जब हम भारतीय सेना की बात करते हैं, उसमें तीनों शाखाएं शामिल हैं, और बॉर्डर 2 में आप तीनों किरदार देखेंगे, तीनों की प्रतिनिधि है फिल्म में। मैंने कवर किया है उस पर कहानियाँ, अच्छा, ओरिजिनल रियल लाइफ स्टोरीज जिन पर हाँ बेस्ड है, जी, हाँ जी। चाहे वो दिलजीत की हो या फिर वरुण की हो या बाकी लोग की, जी, मैंने उस पर अलग अलग जी, स्टोरीज की हैं। जी, और मुझे खुद बड़ा अफसोस हुआ ये जानकर कि मुझे नहीं पता था कि दिलजीत जैसा किरदार निभा रहे हैं। वो हमारी भारतीय वायुसेना के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें परमवीर चक्र मिला था। हाँ, और उनके ऊपर पाकिस्तान में जिस व्यक्ति ने उन्हें शहीद किया था, उस एयर मार्शल ने अपनी किताब में लिखा था कि मैंने इस जैसा पागल इंसान नहीं देखा, जो 6 से लड़ने चला आया और उस दिन मौत के ऊपर उसने तांडव किया था। ओह, वो जो पाकिस्तानी एयरफोर्स ऑफिसर ने उनकी वीरता में लिखा है, वो अपने आप में पढ़कर रोंगटे खड़े करने वाला था। दिलजीत वो किरदार पाकर धन्य, और देश को जानना चाहिए कि रील से अलग निकलकर रियल लाइफ कितने हीरोज हैं जिनकी अनसुनी कहानियां हम सबको जाननी चाहिए। और 1 महीने पहले शादी हुई थी। यही बात है कि जब हम ऐसे फिल्म पे काम करते हैं, तो हमें एक खिड़की मिलती है कि हमारे देश के जो वाकई में मिट्टी के बेटे हैं, वो मिट्टी कितनी मजबूत है। आपको कुछ दिखाया था जेपी साहब ने, निधि ने? क्योंकि अनु जी कह रहे थे कि जब पहली बार वो आए तो उन्हें फोटोज दिखाई थी बहुत सारी कि ये बॉर्डर है। उन्होंने कहा मैंने गाना बनाया, बड़ा रोमांटिक सा गाना, और बड़ा अच्छा था, लोग खूब तारीफ कर रहे थे। उन्होंने डांटा मुझे, फिर मुझे एहसास हुआ कि वो बॉर्डर नहीं है, अच्छा गाना इज नॉट बॉर्डर, Right. बॉर्डर में बॉर्डर होना जरूरी है। बहुत 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 खूबसूरत ऐसा कुछ बात। आपके साथ हुआ? नहीं, बिल्कुल। अनुराग सिंह जो हमारे निर्देशक है, उनके साथ बहुत समय बिताया मैंने और मनोज जी ने, और उनके द्वारा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी जो रिसर्च किया था, निधि ने भी किया था, उससे हमें प्रेरणा मिलती है, हमें एक दर्शन मिलता है कि हाँ, इस फिल्म की ज़मीन क्या है, इसकी खुशबू क्या है। और सबसे पहले हमने मिट्टी के बेटे गाने पर ही काम किया था। दैट वॉज आवर फर्स्ट इंस्टिंक्ट आफ्टर लिसनिंग टू द स्टोरी ऑफ बॉर्डर 2। ब्यूटीफुल। मिथुन, मैंने एक रैपिड फायर रखा है क्योंकि समय थोड़ा सा कम है हमारे पास, इसलिए हम जल्दी रैपिड फायर कर लेते हैं। तुम ही हो गाना मिथुन के लिए सफलता थी, आशीर्वाद, या फिर सफलता के साथ आया एक बोझ भी कि अब एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग एक और तुम ही हो? आई थिंक सिर्फ आशीर्वाद। वाओ। धुन कितने करीब है मिथुन के, या धुन को मिथुन कहाँ रेट करते हैं अपने? क्या तुम ही हो, फिर भी तुमको चाहूंगा, इन गानों के पास रिलेट करते हैं? मुझे लगता है धुन में उसका जो विचार है वो बहुत बड़ा विचार है कि एक आर्टिस्ट के पास देने के लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है।
वो कहीं ना कहीं मेरे अपने सफ़र को दर्शाता है कि मेरे जीवन में मेरी दौलत क्या है। वाह, ओके। फिर भी तुमको चाहूंगा, इस गाने को कंपोज करते हुए पता था नेशनल एंथम बन जाएगा? किसी गाने को बनाते हुए मुझे नहीं आइडिया होता है कौन सा गाना लोग पसंद करेंगे, बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं होता। ओके। उड़ जा काले, पुराने लेजेंडरी गाने जो होते हैं उन्हें जब आप रिकम्पोज करते हो तो जोश ज़्यादा होता है, थॉट ज़्यादा होता है, क्या चलता है मन में? क्योंकि तब उत्तम सिंह थे, अब अनु मलिक है। मुझे लगता है कि सम्मान भाव बहुत ज़रूरी है कि जिसने उस गाने को बनाया है, अगर कल कोई मेरा गाना कोई रिक्रिएट करता है तो मैं डेफिनेटली ये चाहूँगा कि वो लोग ये सोचे कि मैंने कोई चीज़ अगर रखी है, कैसे रखी, क्यों उसको वैसा रखा है, उस पर विचार करे और फिर आगे बढ़े। और मैं वही कोशिश करता हूँ कि मैं बनाने वाले के जज्बात को, उनके विचार को रख कर ही उसके आगे उसके ऊपर काम